नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संडे समेरी फॉर रीट में। और मेरा चैनल आपको पता ही है, एजुकेशनल आईसीएस। तो शुरू करते हैं आज की समेरी, जिसमें आपको बिल्कुल ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है। काफ़ी मेहनत की है जिससे आपके वो काम आए। तो आज का शुरू करते हैं हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब बाल विकास के बारे में 10 प्रश्न का एक वीडियो, बहुत ही सेलेक्टेड वीडियो इससे पहले ला चुका हूं, जिसका मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। और आज हम देखेंगे और दूसरे 10 प्रश्न महत्वपूर्ण। इन 20 प्रश्नों में से ही बाल विकास के प्रश्न आपको मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम, सिगमंड फ्रायड ने 4 जन्मजात प्रवृत्तियों के बारे में बताया: यौन वृत्ति, आत्मरक्षा, युयुत्सा और घृणा। यानी यौन वृत्ति, बालक अपने मल मूत्र त्याग के द्वारा भी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। हालांकि उसे उस पर नियंत्रण भी होता है, सब चीज़ होती है, लेकिन वो मल त्याग करता है, यूरिन को जब निकालता है तो उससे उसकी यौन इच्छाओं की पूर्ति होती है। उसके बाद हम देखते हैं आत्मरक्षा। जैसा कि सिगमंड ने बताया कि आत्मरक्षा में बालक क्या करेगा, हमने हमारी संस्कृत में भी पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, रोदनम बालानाम बलम अस्ति। तो उस तरह से बालक अपनी आत्मरक्षा के लिए रोना प्रारंभ कर देता है। जरा सा ही उसको डराया जाता है या किसी आवाज़ से डरता है तो वो रोना प्रारंभ कर देता है। इसी तरह से युयुत्सा, कोई भी थोड़ी विचित्र आवाज़ होती है, हम चुटकी बजाते हैं बच्चे की जांच करने के लिए कि वो सुन रहा है या नहीं, इसके कान सही है या नहीं, तो वो तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसको जानने की इच्छा करता है। और घृणा, कोई भी जब उसे डराता है तो वो उसकी शक्ल देखते ही थोड़ा सा विचित्र सा मुंह बनाने लगता है। यानी जब वो दोबारा से सामने आता है वो व्यक्ति, तो वो अपने आप को दर्शा देता है कि मैं इससे घृणा करता हूँ या ये मुझे नापसंद है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जिसको समझते भी हैं। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ पीछे की ओर लौटना, और इसे प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। यानी कि किसी घटना से जब आहत होते हैं तो उस स्थान विशेष से हम दूर रहना चाहते हैं, तो उसे कहेंगे हम प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन। अब देखिए, छात्रों को अनुचित कार्य के लिए दंडित करने से उनमें भग्नाशा, कुंठा या अवसाद का जन्म होता है। यानी कि विद्यालय में एक शिक्षक के तौर पर आपको कभी भी किसी बालक को गलती करने पर दंडित नहीं करना है, उसे समझाना है, और इसे ही कहेंगे टीचर एप्टीट्यूड। यानी कि ये पूरी तरह से हमें ध्यान में रखना है। बाल्यावस्था में बालकों में ऑडिपस एवं बालिकाओं में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। यानी कि आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे भी, पापा की परी और दूसरा माँ का लाडला, दोनों ही सुने होंगे आपने। तो वही स्थिति है। तो हमेशा बेटियाँ पिता की तरफ एक तरह से झुकाव रहता है, पिता की बात ज़्यादा मानती हैं, और बच्चे माता की बात ज़्यादा मानते हैं। तो ये उसी तरह से एक स्थिति वाली बात है, ऐसी कोई ग्लैंड नहीं है स्पेशली कि साइंस ने इसको स्पेसिफाई किया हो कि अलग से ग्रंथि है शरीर में या ये बन गई है, ऐसा नहीं है। वो केवल उस स्थिति या भावना को दर्शाया गया है। आगे हम देखते हैं, मस्तकाधोमुखी क्रम के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैरों की ओर होता है। आपके लिए इसमें प्रयास करूंगा मैं कि एक स्लाइड दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि कोई बच्चा होता है, उसका विकास सबसे पहले मस्तिष्क का होता है, उसके बाद धड़ का होता है। यानी जैसे तीसरे महीने में बच्चे में धड़कन का आना, यानी मानसिक विकास, फिर हृदय, और उसके बाद में सोमैट्स होते हैं, यानी कि अपने बैकबोन का विकास होने लगता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगले स्तर पर आपको काम दे सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं हम आगे कि मॉर्स एवं बिंगो के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं। इन्होंने बताया था कि बालक में कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं जो उसके सीखने की स्थिति को दर्शाती हैं कि वो कितना सीखेगा, किस काम में तत्पर है, तो वो किस काम में बेहतर परिणाम देगा। इसके बाद देखते हैं हम, गिलफर्ड ने कहा था कि त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि को एक तार्किक रचना माना है। जो गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है उसमें बुद्धि को तार्किक रचना माना है, और उसका आधार है विषय वस्तु, फिर वो उसके प्रति संक्रिया क्या करता है, और लास्ट में रिजल्ट क्या पाता है। आगे देखते हैं, फिर किशोरों में भय से चिंता तथा चिंता से फोबिया उत्पन्न होता है। तो एक स्थिति ऐसी बनती है, हम कहते हैं कि परिवार को अपने बालकों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें डराना धमकाना या फिर इस तरह से कि उनको इनसिक्योरिटी फीलिंग हो, तो उससे बचना चाहिए। क्योंकि वो फोबिया
यानी कि फोबिया वैसे तो शब्द आपने देखा होगा, किसी को जब कोई कुत्ता काट लेता है तो उसमें फोबिया होता है किसके, पानी के प्रति। तो इस तरह से फिर बालक में अपने भविष्य के प्रति अपने काफ़ी ऐसी चिंताएं घर करने लग जाती हैं। हाँ, एक विशेष स्थिति होती है जिसमें बालक को डांटना भी ज़रूरी हो तो डांट सकते हैं, लेकिन उसको समझाना भी बहुत ज़रूरी है। अब विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं, जिसमें पारिवारिक सबसे अधिक महत्व रखता है, परिवार में माहौल कैसा मिल रहा है। दूसरा विद्यालय, यानी बालक का विद्यालय का परिवेश कैसा है। इसलिए हम देखते हैं किसी बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो वहाँ देखते हैं भाई पानी की कैसी व्यवस्था है, सैनिटेशन की कैसी है, बच्चे कैसे परिवारों से आ रहे हैं। तो बच्चों को विद्यालय में अध्यापक क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप से बुलाने का प्रयास करते हैं, बेहतर से बेहतर ढंग से वो आएँ और अन्य साथी बच्चों पर उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। इसके बाद माता संबंधी कारक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि माता जैसा व्यवहार करेगी बालक में वो लक्षण परिलक्षित होंगे ही। फिर आता है संतान संबंधी। एक स्थिति के बाद में व्यक्ति अपने आप के लिए एक तरह से सोचने लगता है कि मेरी संतान कैसी होगी, वो जीवन में कुछ अचीव कर पाएगी या नहीं। इसके बाद देखिए थॉर्नडाइक ने क्या किया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो दौरान होता रहता है कि प्रयत्न व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने ये प्रयोग किए थे बिल्ली के ऊपर, भूखी बिल्ली के ऊपर ये प्रयोग किए थे और इसके आधार पर इन्होंने दिया था प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। यानी पहले जब कम भूखी होती है तो वो प्रयत्न तो करती है लेकिन गलती भी करती है, और जब बाद में भूख ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्रयत्न सफलता में बदलते चले जाते हैं। इसी तरह से क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कॉलियर ने किया था कि किसी का ऊपर क्या क्रिया करनी है और क्या उसके परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही डब महोदय ने कबूतर के ऊपर, स्किनर ने चूहों के ऊपर प्रयोग किए, पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किए और उन्होंने काफ़ी अलग अलग सिद्धांत दिए जो बहुत ही रोचक हैं। आप पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से समरी रूप में आपके लिए इतना मेरी तरफ से।